स्टार्ट हो चुकी है बेटे। आज हम लोगों ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो हमारा पाथवे है उसको हमने स्टार्ट करना है। सो नाइट्रोजन कि हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन की मेन सोर्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री 1 के अंदर इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरह अमाइनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, अमाइनो टर्मिनल क्या होता है, मतलब अल्फा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, अल्फा अमाइनो टर्मिनल क्या होते हैं, और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की क्या नेचर, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हाउ मोनोपोलीसेचराइड्स, ओलिगोपोलीसेचराइड्स एंड डाईपोलीसेचराइड्स, ओह सॉरी मैं सेचराइड्स कह रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट आजकल बायोकेम 1 वालों को पढ़ा रही हूँ। तो हमारे पास पेप्टाइड जिसके अंदर हमारे पास मोनोपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड सो ऑन, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमने प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम लोगों ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है, क्योंकि मेन सोर्स हमारे पास बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की इज अमाइनो एसिड्स, जो कि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं। मेन हमारे पास जो सोर्स है दैट इज डाइट, जो कि प्रोटीन की हम डाइट लेते हैं, वहां पर जो मेन सोर्स है अमाइनो एसिड्स का, दीज आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बाद में लेटर ऑन डिग्रेड होकर हमारी बॉडी के अंदर they are then metabolized, or these are the main source of nitrogen within our body, right? इनके इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो ये है कि अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होते फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। इनफैक्ट हमारे पास कोई भी प्रोटीन ऐसी नहीं है जो कि हमारी बॉडी में मेनली स्टोर इसलिए हो रही हो कि वो अमाइनो एसिड को फ्यूचर यूज के लिए हमें बता सके। अमाइनो एसिड हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, या फिर इनकी डी नोवो सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हमारी प्रोटीन जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे मसल्स वगैरह मौजूद हैं, या मुख्तलिफ प्रोटीन्स जिनकी हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, उनकी डिग्रेडेशन से हमें हमेशा अमाइनो एसिड्स हमारी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो उनसे हैं, इनकी एज आई टोल्ड यू कि क्योंकि इनकी स्टोरेज नहीं होती, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी वजह से अमाइनो एसिड की एक्सेस हो जाए या इनकी सिंथेसिस ज्यादा हो जाए किसी वजह से, तो दे आर रैपिडली डिग्रेडेड। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो कैटाबोलिज्म है हमारे अमाइनो एसिड्स की या प्रोटीन्स की, जो कैटाबोलिज्म है या ब्रेक डाउन है, ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? मैंने आप लोगों को अमाइनो एसिड का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड के अंदर एक अल्फा अमाइनो ग्रुप था, एक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो इसका जो स्टार्ट होता है कैटाबोलिज्म का, ये हमेशा जो इसके अंदर अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है उसके रिमूवल से होता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांस एमिनेशन कहते हैं, या फिर इसको ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन कहा जाता है। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बनेगा। पीछे रह जाने वाला जो हमारे पास अमाइनो एसिड होगा उसके अंदर से अमाइनो ग्रुप क्योंकि रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उसको हम, जो पीछे कार्बन का स्केलेटन रह जाएगा उसको हम अल्फा कीटो एसिड कहते हैं। और पीछे जो हमारे पास ये अमाइनो अमोनिया जो है ये रिलीज हुआ था, या तो ये यूरिन के अंदर डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाता है, बट लेकिन बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी के अंदर, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास अमोनिया होता है ये यूरिया की फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये जो नाइट्रोजन के डिस्पोजल का पाथवे पढ़ेंगे, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है जिसको हम कवर करेंगे दैट इज यूरिया साइकिल। और पीछे ये जो इसके अंदर कार्बन स्केलेटन रह जाता है जिसको मैंने बताया कि इसको अल्फा कीटो एसिड कहते हैं, ये बाद में मुख्तलिफ दूसरे इंटरमीडिएट्स के अंदर चेंज हो जाता है। वो तमाम इंटरमीडिएट जो कि आगे जाके ग्लूकोज बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं, या कीटोन बॉडीज हमने जो किए हैं, इन तमाम के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला कार्बन है ये इस अल्फा कीटो एसिड से हमें मिलता है। ओके ओके, अब वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, राइट? अब ओके, ज्यादा आगे आ गया? नहीं, ज्यादा आगे आ गया, सॉरी। ओके, वापस जाओ। राइट, ठीक है बेटे, यहाँ पर आप लोग ये जो पूरा ये साइकिल बना हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म है, ये जो मेन जो हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, इनका एक पार्ट है। ठीक है, नाइट्रोजन जो उनसे बॉडी के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है, और जिसके अंदर फूड जो है वो एक मेन कंपोनेंट है। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो हमारी डाइट के अंदर आती हैं वो भी इसका मेन कंपोनेंट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो पूरा आपके सामने बड़ा सा पाथवे ये दिखाया जा रहा है ना, ये असल में ये यूरिया साइकिल है, जो कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म को, उसके अंदर ये उसकी समझ उसका एक डिटेल्ड रिव्यू है। और इसके अंदर हमारे पास जो अमाइनो एसिड के अंदर जो अल्फा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल है, ये इसका एक पार्ट है।
ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन्स आएंगी, उनके अंदर से नाइट्रोजन जो सी है वो उसका पार्ट है, उसके साथ वो आएगी। इसका जब रिमूवल होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पास इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स, हमारे पास एक प्रोटीन जो सी है उसकी जब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ये ब्रेक डाउन जो सी है वो, या ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल की इनटू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स जो इसके अंदर बनते हैं, इस प्रोसेस को हम दो प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का, मैंने तो आपको बताया कि ये स्टोरेज नहीं होता, लेकिन स्टिल हमारे पास प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती है या नई प्रोटीन जब हमारे पास बनती हैं, या फिर वो प्रोटीन जो कि एबनॉर्मल होती हैं या उनका फंक्शन खत्म हो गया होता है या उनकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, उनकी हाफ लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो दो फॉर्म के अंदर, दो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिनकी फॉर्म के अंदर वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। एक हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जी अमाइनो एसिड का पूल, जो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो कि 70 kg जिसका टोटल वजन होगा, उसके अंदर जो यू कैन से कि अगर उसके अंदर टोटल जो प्रोटीन का मास है वो निकालूं तो वो 20 किलोग्राम होगा। उसके मुकाबले के अंदर जो फ्री अमाइनो एसिड्स उसके ब्लड के अंदर पाए जाएंगे, मतलब टोटल सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और ये तमाम जो उनसे अमाइनो एसिड्स हैं, इनका अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूंगी तो वो होगा जी 90 to 100 ग्राम्स, राइट। 70 kg का पर्सन जिसके अंदर 20 किलोग्राम प्रोटीन मौजूद है, उस 20 किलोग्राम के अंदर सिर्फ 90 से 100 ग्राम हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगे। और ये फ्री अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर होंगे, जिसके अंदर सेल्स है, ब्लड है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये तमाम हमारे पास अमाइनो एसिड्स हमारे पूरे सिस्टम का अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं, राइट। अब ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड का पूल है, इसकी सोर्सेज क्या है? इसकी मेन 3 सोर्सेज हैं। एक, हमारी बॉडी के अंदर जो हमने जितनी भी प्रोटीन्स मौजूद हैं उनकी डिग्रेडेशन से आते हैं। दूसरा, प्रोटीन्स जो कि हम डाइट के अंदर लेते हैं उससे आते हैं। तीसरा, हमारे पास कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद कर लेती है। हमने अमाइनो एसिड्स की जब बात की थी तो उसके अंदर मैंने आपको 2 कैटेगरीज बनाई थी। एक, हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे जो कि हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, और दूसरी हमारे पास क्लास अमाइनो एसिड की वो थी जो कि नॉन एसेंशियल थे, जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। और ये किससे बनाती है? सिंपल इंटरमीडिएट्स, हमारे पास जितने मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके अंदर मेन कंपोनेंट्स को जोड़ के खुद बना लेती है। तो ये हमारे पास जो 3 सोर्सेज हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है, दूसरी हम जो डाइट ले रहे हैं, और तीसरे हमारे पास जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी का मेन अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड का पूल है, ये यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी के अंदर नई प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा बहुत से हमारे पास ऐसे एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रिकर्सर के तौर पे काम करते हैं, वहां पे यूटिलाइज हो जाते हैं। या फिर ये अमाइनो एसिड का पूल हमारे पास दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि हमने ग्लूकोज की सिंथेसिस की थी जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, डिग्रेडेशन के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा था, ग्लाइकोजन की हमने मेटाबॉलिज्म की है, अंदर भी ये यूटिलाइज हो सकते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज, इवन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एंड के अंदर प्रोड्यूस होता है हमारे इन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, ब्रीदिंग रिएक्शन के अंदर, ये इनके अंदर भी मेन जो कार्बन की या अमाइनो की सोर्स होती है, ये हमारा अमाइनो एसिड का पूल होता है, राइट। अच्छा, लेट मी जस्ट मूव दिस स्लाइड। ओके, ये ओवरऑल आपका रिएक्शन हो गया, यूरिया साइकिल, जिसके अंदर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज जस्ट वन पार्ट। ओके, अच्छा, एक मैंने आपको चीज बताई कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं या जो कंपोनेंट मौजूद है प्रोटीन का, वो दो तरह से मेंटेन हो रहा है। या तो वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड पूल, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी सोर्सेज क्या थी और उनकी दूसरी मतलब उसकी कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है। दूसरा, हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर जनरेट होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर का मतलब है कि कोई प्रोटीन जो है वो हुई, यूटिलाइज हुई, जब वो यूटिलाइज हो गई तो उसके बाद उसको डिग्रेड होना है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि सिंथेसाइज हुई बट दे वर एबनॉर्मल, या फिर दे वर सिंथेसाइज्ड इन अ लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू नीडेड, जिसकी वजह से दोज प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड। सो प्रोटीन की सिंथेसिस, यूटिलाइजेशन और उसके बाद डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है, ये कंप्लीटली रेगुलेटेड है, जो कि मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कंटेंट को। दैट इज कॉल्ड प्रोटीन टर्नओवर।
अगर मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूं, एक हेल्दी अडल्ट मेल की बात करूं, तो वहां पर मेल या फीमेल किसी की बात करूं, उन तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर जो प्रोटीन है, इसका रेट ऑफ सिंथेसिस और डिग्रेडेशन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि टोटल प्रोटीन का जो कंटेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोटीन की जो टर्नओवर है, जो कि आइदर प्रोटीन की डिग्रेडेशन जो कि नॉर्मली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू होती है, एसिडिक हमारे पास एनवायरनमेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, उसके थ्रू इसकी डिग्रेडेशन। और अगर मैं रीसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दीज डिग्रेडेड प्रोटीन की बात करूं, तो हर दिन हमारी बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन हाइड्रोलिसिस के थ्रू और रीसिंथेसिस कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन की होती है, तकरीबन 500 ग्राम हमारे पास प्रोटीन है जो कि डेली डिग्रेड भी हो रही होती है और सिंथेसाइज भी हो रही होती है। लेकिन कुछ वेरिएशन, ये 500 ग्राम जो मैंने आपको बताया, ये जो है ये एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई इंडिविजुअल जो सा है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, अगर वो उसके ना कोई डिजीज पाई जाती है, तो ये जो हमारे पास टर्नओवर का रेट है, मतलब सिंथेसिस और डिग्रेडेशन की जो रेगुलेशन है, और ये सिंथेसिस और डिग्रेडेशन का जो मैंने आपको रेट बताया कि 500 ग्राम है, उससे वैल्यू ऊपर या नीचे भी हो सकती है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका टर्नओवर, मतलब एक इंडिविजुअल प्रोटीन की मैं बात करूं, एक प्रोटीन है ए, मैंने आपको बताया इन जनरल 500 ग्राम प्रोटीन सिंथेसाइज भी हो रही है, डिग्रेड भी हो रही है एक दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी प्रोटीन की बात करूं जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है, ठीक है, जैसे कि लेट मी जस्ट टेल यू, कोई भी प्रोटीन, जैसे कि कोई एंजाइम हो गया, ठीक है, ये एंजाइम क्या होते हैं, ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, और एक्टिविटी शो करने के बाद दे गेट डिग्रेडेड, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होती। तो अगर प्रोटीन हमारे पास कोई ऐसी है जो कि शॉर्ट लिव्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेगुलेटरी प्रोटीन है, या कोई ऐसी प्रोटीन जो कि सही तरह फोल्ड नहीं हो सकी, मिस फोल्डेड प्रोटीन है, एबनॉर्मल प्रोटीन है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इट्स गोइंग टू डिग्रेड मोर रैपिडली एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन, राइट। और कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, मतलब कुछ दिन हो सकती है, कुछ हफ्ते हो सकती है, वो उनका टर्नओवर का रेट डिफरेंट होगा। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन जिनकी हाफ लाइफ कई कई साल तक हो सकती है, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल कोलेजन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, केराटिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, और इनकी जो मेटाबॉलिक, आपको पता है। जी बेटे, बेटा आपका कोई क्वेश्चन था? क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बीच में कोई बोला था? नो, शुड आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू क्लास? यस मैम। मुझे लगता है कोई बीच में क्वेश्चन बोला था, खैर एनीवे। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी बेटे कि जो हमारे पास प्रोटीन का जो टर्नओवर का रेट है, मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास पूल मौजूद है अमाइनो एसिड्स का, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। इसके अंदर मैंने आपको कुछ फिगर्स बता दी कि तकरीबन 100-200 ग्राम हमारे पास प्रोटीन पूल मौजूद होता है, जो कि सेल्स के अंदर है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल के अंदर मौजूद है। इसकी मैंने आपको सोर्सेज बता दी, इसकी कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है ये मैंने आपको बता दी। रेट अगर हम टर्नओवर का देखें, तो मैंने आपको बताया कि 500 ग्राम प्रोटीन हमारे पास रोज सिंथेसाइज भी होती हैं, डिग्रेड भी होती हैं, जिसको हम टर्नओवर कहते हैं, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करना और इनसे नई प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, राइट। अब आगे जो ये टर्नओवर का रेट है, ये डिपेंड करता है बंदे की एज के ऊपर, उसके जेंडर के ऊपर, उसकी डाइट के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर। इसके अलावा ये इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि प्रोटीन की क्या नेचर है। अगर वो शॉर्ट लिव प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है, क्योंकि वो एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, उसको हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, उसका टर्नओवर का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमारे पास कोई प्रोटीन ऐसी है जो कि लॉन्ग लिव्ड है, जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, मतलब डिग्रेडेशन की उसकी रेट उसका कम होगा। इसके अलावा हम लोगों ने कैरेटिन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कोलेजन के बारे में पढ़ा था। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली ज्यादा स्टेबल होती हैं, इनकी हाफ लाइफ जो सी होती है वो कई कई साल तक होती है या महीनों तक होती है। इस वजह से इन प्रोटीन का जो टर्नओवर का जो रेट है, ये बहुत स्लो होता है। ये मतलब जो मैंने आपको 50 ग्राम बताया ना, ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती। ये 50 ग्राम जो प्रोटीन जो एवरी डे हाइड्रोलिसिस या डिग्रेडेशन हो रही है, ये तमाम वो प्रोटीन हैं जिनकी हाफ लाइफ मिनट्स के अंदर होती है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ एंजाइम्स वगैरह भी आ सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में, लेट मी जस्ट चेंज द स्लाइड। ओके, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट बन रहे हैं। देन वी मूव टू प्रोटीन डिग्रेडेशन। ओके, अब हमारी जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है बेटे, प्रोटीन के तमाम जो इमेजेस हैं ये मैंने लिपिन कॉर्ड से लिए हैं, बट दीज आर जस्ट जनरल इमेजेस, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देने। जब हम यूरिया साइकिल स्टार्ट करेंगे देन आई विल गिव यू मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। एनीवे, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी प्रोटीन है इसकी जो डिग्रेडेशन है, इसके लिए हमारे पास दो एंजाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हमारे पास प्रोटीन्स डिग्रेड होती हैं, वो तमाम प्रोटीन्स जो कि हम डाइट के थ्रू लेते हैं। एक हमारे पास वो प्रोटीन पाथवे है जो कि प्रोटियोसोम डिपेंडेंट पाथवे है, और ये पाथवे यूबिक्विटिन एक हमारे पास प्रोटीन है, क्योंकि यूबिक्विटिन वर्ड यूबिक्विटस से आया है, मतलब वो प्रोटीन जो कि हर जगह पाई जाए, ठीक है, द थिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज यूबिक्विटस। तो हमारे पास यूबिक्विटिन नाम की एक प्रोटीन है, उसके सिस्टम के अंदर है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन विच डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास एंजाइम सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन इज एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, ठीक है, ये इसका हमारे पास नाम है। और ये हमारे पास जो पाथवे है ये होता है साइटोसोल के अंदर। दूसरा हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं, लेकिन जो इसके अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम है ये लो पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं, एटीपी इंडिपेंडेंट है, और ये तमाम जो रिएक्शंस हैं ये लाइसोसोम के अंदर होते हैं। आपको पता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर, इनके अंदर उनका क्या होता है, इनके अंदर एसिड मौजूद होता है, लो पीएच होता है। तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स मौजूद होंगे जो कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद हैं और एटीपी इंडिपेंडेंट पाथवे के थ्रू प्रोटीन की डिग्रेडेशन कर रहे हैं, these enzymes are activated in the presence of low pH concentration, राइट। तो इनकी जो सी जितनी भी हमारे पास डिग्रेडेशन होगी ये एक्टिवेट ही तब होगी जब हमारे पास हमारा पीएच लो होगा। हमारा जो स्टमक है जिसके थ्रू हम लोग ज्यादातर हमारी जो डाइट है, आपको पता है हमारा जो स्टमक है उसका पीएच 2 या 3 के करीब होता है। तो इसकी लो पीएच की भी जो रीजन है वो यही है कि इसके अंदर मौजूद एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एंजाइम प्रो एंजाइम के फॉर्म में रिलीज होते हैं, और दीज प्रो एंजाइम्स दे गेट एक्टिवेटेड when there is very low pH, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद हमारे पास एंजाइम्स हैं, इनको हम कहेंगे जी ये एसिड एक्टिवेटेड एंजाइम है, और एसिड एक्टिवेटेड एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेसिस भी कहते हैं, और ये प्राइमरीली क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, मतलब वो प्रोटीन जो कि सेल के बाहर से अंदर आई हैं, राइट। लेकिन वो प्रोटीन्स जो कि हमारे सेल्स के अंदर ही होती हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो प्रोटीन जो कि साइटोसोल के अंदर ही मौजूद हैं और सेल का इंटरनल पार्ट है, उनको डिग्रेड करने के लिए हमारा यूबिक्विटिन बेस्ड एटीपी डिपेंडेंट प्रोटियोसोम वाला पाथवे है जो कि उनको डिग्रेड करता है। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन जो कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल के अंदर आती हैं, जिनको हमारा सेल जो है वो एनगल्फ करता है, उनको डिग्रेड करने के लिए वो उनको एसिड हाइड्रोलिसिस करता है, और लाइसोसोम डिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट पाथवे है जिसके थ्रू ये डिग्रेडेशन होती है। बेटे आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं जिसके अंदर नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं दैट वी हैव जिसमें लिखा हुआ जी प्रोटीन सिलेक्टेड फॉर डिग्रेडेशन इज टैग्ड विद द मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विटिन। मैंने आपको बताया कि यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो प्रोटीलाइटिक क्लीवेज का जर्नल पाथवे है वो यहाँ पे बता रही हूँ, जिसके अंदर एक प्रोटीन जिसको हमने डिग्रेड करना है उसको एक टैग लगाया जाता है। टैग का मतलब है कि उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये प्रोटीन है जिसने डिग्रेड होना है, और उसको डिग्रेड करने के लिए खास मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो प्रोटीन, वो एंजाइम जो कि इसको डिग्रेड करते हैं, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक प्रोटीन। सो सबसे पहले टैगिंग का हमारे पास स्टेप नंबर 1 इज टैगिंग, जिसके अंदर प्रोटीन जिसको हमने डिग्रेड करना है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है या फिर वो प्रोटीन है जो कि जिसकी एक्टिविटी जिसकी हाफ लाइफ अब खत्म हो गई है, अब उससे हमने इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स बनाने और मेन अमाइनो एसिड पूल के अंदर डालने हैं, दीज प्रोटीन्स आर टैग्ड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटियोलाइटिक पाथवे इनको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यूबिक्विटिन, मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का जो है ना इसके पास कोई एंजाइम एक्टिविटी मौजूद नहीं है, सिर्फ ये टैगिंग का काम करती है। और टैगिंग करने के लिए भी क्या करती है कि ये प्रोटीन के जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर उनका भी एक सर और उनका एक पैर होता है, ठीक है, मैंने आपको बताई थी ना ये बात। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो प्रोटीन होती है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर।
मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जी मेरा पेन आपको नजर आ रहा है बेटा मूव करते हुए? कैन यू सी दैट? मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो बेटे क्लास के अंदर। ओके मैंने आप लोगों को प्रोटीन्स के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने, लेट मी टर्न ऑन दी पेन। पेन कहाँ से होगा जी? और मैम नहीं नजर आ रहा। जी बेटे क्या बोल रहे हैं? मैम नहीं नजर आ रहा था। पॉइंटर अब मूव करता नजर आ रहा है आपको? लिख रही हूँ मैं पॉइंटर से, कैन यू सी दैट? मैंने जब मैम आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया, नहीं आ रहा? मैंने अब स्क्रीन शेयर की है बेटे, आपको नजर नहीं आ रही वो? मैम स्क्रीन नजर आ रही है, पॉइंटर नहीं अच्छा नजर आ रहा। ये इसके ऊपर मैंने लकीर लगाई है, ये नजर आई है आपको? जी यस आई है ना? नजर आनी चाहिए। यस सर। ओके जी बेटे, मैंने आप लोगों को जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटीन होती है, जिस तरह जो डीएनए होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, 5 प्राइम के अंदर क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जब हमारे पास 3 प्राइम एंड होता है उसके ऊपर कार्बन होता है। ऐसे ही है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइबोज शुगर का, ऐसे ही था ना? इसी तरह जब मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था, प्रोटीन का मैं अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताऊं तो वी हैव ए सेंट्रल कार्बन, जिसके अंदर वी हैव एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद होता है, एक यहाँ पर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, एक यहाँ पर ये साइड आर चेन मौजूद है और साथ में इसके यहाँ पर एक अमाइनो मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉरी, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दिस इज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज अल्फा अमाइनो ग्रुप। ऐसे ही था ना? तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड्स होगी उसके अंदर एक एन टर्मिनल होगा और एक उसके अंदर सी टर्मिनल होगा, और इनके बीच में क्या मौजूद है जी? पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास प्रोटीन जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर द डिग्रेडेशन, और इसके अंदर यूबिक्विटिन हमारे पास वो प्रोटीन है जो कि इसको डिग्रेड करने के लिए आइडेंटिफाई करती है। दीज आर सर्कुलर स्मॉल साइज नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स विच आर एबल टू आइडेंटिफाई, या आइडेंटिफाई कर सकती हैं या ये फाइंड कर सकती हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन जिसको हमने डिग्रेड करना है उसका सी टर्मिनल कौन सा है और उसका एन टर्मिनल कौन सा है। ओके, मतलब यूबिक्विटिन प्रोटीन आर स्पेसिफिक फॉर द सी टर्मिनल एंड फॉर द एन टर्मिनल। ठीक है, अब ये यूबिक्विटिन क्या करती है? ये टारगेट प्रोटीन जो सी होती है उसके उसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है सी टर्मिनल, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करती है। ये मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल बनाती हूँ, क्योंकि सिंस दिस इज अ प्रोटीन, जी मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है बेटे? लेट मी, जी ये हमारे पास यूबिक्विटिन है, यूबी मैंने इसको लिख दिया। यूबिक्विटिन के अंदर वी हैव अल्फा कार्बन, इसका जो हमारे पास अल्फा कार्बन इसका एंड है, ये वाला एंड आइडेंटिफाई करता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये इसके साथ जो बाइंड कर रही है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज यूबिक्विटिन, इसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन हमारे पास मौजूद है, कोई भी प्रोटीन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज अ लाइसीन रेजिड्यू, लाइसीन रेजिड्यू ये इसकी साइड चेन के ऊपर मौजूद है। आर की लाइसीन, अगर मैं लाइसीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको लोगों को यकीनन आई एम वेरी श्योर आपको लाइसीन का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, नहीं याद ना? वी हैव अमाइनो ग्रुप एंड देन दिस इज अल्फा बीटा gamma sigma and this is एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर लाइसीन के अंदर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर लाइसीन रेजिड्यू है जो कि इसके साथ अटैच्ड है। यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल करता है क्या? करता है इस अमाइनो के साथ इसका जो अल्फा कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर लाइसीन रेजिड्यू फॉर एग्जांपल, और ये लाइसीन के अंदर एप्सिलॉन जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बनाता है। इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इस प्रोटीन को हम कहेंगे ये यूबिक्विटिनाइज हो गई, मतलब इसके अंदर जो यूबिक्विटिन ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास यूबिक्विटिन के साथ इसकी जो फॉर्मेशन है रिजल्ट के अंदर यूबिक्विटिनाइजेशन या फिर इसके अंदर टैगिंग है, आप देख रहे हैं कि एक प्रोटीन के साथ मल्टीपल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो रहे हैं। एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल जब इसके साथ अटैच होता है तो वो क्या करता है, वो एंजाइमेटिकली एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है जिसके रिजल्ट के अंदर कंसेक्यूटिव यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट में हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉली यूबिक्विटिन चेन जनरेट होती है। ये जो आप यहाँ पर ऑरेंज कलर की 3 डॉट्स देख रहे हैं ना, 3 बॉल्स जो कि अटैच हो गए, इस तरह इसका नंबर इंक्रीज होता जाता है। रिजल्ट में हमारा जो प्रोटीन है वो एक समझ लें कि एक पॉली यूबिक्विटिन चेन के साथ अटैच होती है और हम कहते हैं ये प्रोटीन जो है वो टैग हो गई। आगे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप के अंदर देखिए लिखा हुआ है यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइटोसोलिक प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम हमारे पास एक बैरल शेप्ड प्रोटीन होती है जो कि टैग्ड यूबिक्विटिन टैग्ड मॉलिक्यूल्स को, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। इसको प्रोटियोसोम कहते हैं। प्रोटियोसोम को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास प्रोटीन जो है ना उनको हम गार्बेज में फेंक रहे हैं, तो ये हमारे पास गार्बेज डिस्पोजल बॉक्स है, ठीक है, जो कि क्या करता है ये प्रोटियोसोम इसके साथ यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो बैरल शेप यहाँ पे बनी हुई है ना, ये अनफोल्ड हो जाती है, ठीक है। और अनफोल्ड होने के बाद क्या होता है, ये आप नीचे देख रहे हैं कि प्रोटीन जो सी है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, जो छोटे ब्लू कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अनफोल्ड होने के बाद क्या करती है कि इस प्रोटीन जो सी है इसको डीनेचर कर देती है, मतलब इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ देती है। और ये जो फ्रैगमेंट्स आगे हमारे पास बनते हैं इनको फर्दर हमारा जो सेलुलर सिस्टम है उसको डिग्रेड करके अमाइनो एसिड्स बना देता है और ये अमाइनो एसिड्स इवेंचुअली हमारे अमाइनो एसिड पूल के अंदर चले जाते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारे पास डिग्रेडेशन मैंने आपको बताई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टर्नओवर होता है ये डिपेंड करता है प्रोटीन्स जो हैं, ये जो टर्नओवर है ये डिपेंड करता है प्रोटीन की टाइप के ऊपर, मतलब ये कि उनकी कितनी लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या वो अबनॉर्मल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसकी इन ये जो कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं, और यूबिक्विटिन जो है इसकी भी जो अटैचमेंट है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ये रैंडम नहीं होती, बल्कि कुछ ये यूबिक्विटिन ना सिर्फ के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करती है, मतलब सी और एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकती है, ये इसको आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये अल्फा अमाइनो ग्रुप है या एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है। इसके अलावा प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये कि उसकी फोल्डिंग की टाइप्स होती हैं जिनको ये आइडेंटिफाई कर सकती है, और इन आइडेंटिफिकेशन मतलब जब उनको टैग लग जाता है तो उसके बाद इनकी डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। अब ये यूबिक्विटिन जो है ये कौन सी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या क्या खास बातें पाई जाती हैं जिसकी वजह से यूबिक्विटिन उनके साथ बाइंड करेगी और उनकी प्रोटियोसोम के थ्रू डिग्रेडेशन करेगी। वो तमाम प्रोटीन जो कि मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन हुई हो, ठीक है, मतलब ये कि दे हैव लाइक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बताया था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनके साथ अटैच है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दे हैव लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रोटीन्स जो कि केमिकली इस तरह ऑल्टर हुई है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं, वो जो सी है मतलब जब मैंने आपको हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कई दफा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लीक हो जाते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज क्या करती हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाता है, ऑक्साइड रेडिकल्स आ जाते हैं, ये तमाम क्या करते हैं जाके मुख्तलिफ प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर हम लोगों ने जब अमाइनो एसिड की टाइप्स पढ़ी थी तो उन टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन्स हैं दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, उनके पास ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन पेरोक्साइड जाके उनको उनके साथ उनकी ऑक्सीडेशन कर देगी। रिजल्ट में दीज प्रोटीन्स आर नॉट लाइक नॉर्मल नाउ, ये अब नॉर्मल नहीं होती, ये हमारी सिस्टम के लिए या तो यूजलेस होती हैं या फिर ये हमारे सिस्टम के लिए खतरनाक होती हैं, इस वजह से दे नीड टू बी डिग्रेडेड। तो वो प्रोटीन जिनकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है दे आर मतलब यूबिक्विटिन के लिए ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास वो प्रोटीन जिनकी हाफ लाइफ जो सी होती है बहुत कम होती है, उनकी हाफ लाइफ जो सी होती है वो डिसाइड होती है इनके एंड टर्मिनल के ऊपर मौजूद रेजिड्यूज के ऊपर। इसके अलावा
कुछ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो कि अगर किसी प्रोटीन के अंदर पाए जाएं तो वो उसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी प्रोटीन के अंदर सीरीन रेजिड्यूज हैं वो ज्यादा पाए जाएं तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो कई आवर्स बढ़ जाती है। इसके अलावा एन टर्मिनल के ऊपर एस्पार्टिक एसिड मौजूद हो तो उसकी हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास प्रोटीन का एक खास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है जिसके अंदर, जिसको पेस्ट सीक्वेंस कहा जाता है, जिसके अंदर P स्टैंड्स फॉर प्रोलीन, E इज फॉर ग्लूटामेट, S इज फॉर सीरीन एंड T इज फॉर थ्रियोनिन। ये जो हमारे पास इसके अंदर 4 अमाइनो एसिड्स हैं, अगर ये सीक्वेंस किसी भी एक प्रोटीन के अंदर पाया जाए, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो सी होती हैं ये बहुत रैपिडली डिग्रेड होती हैं। मतलब ये सीक्वेंस उन तमाम प्रोटीन के अंदर पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा यू कैन से कि दे आर क्वाइट शॉर्ट लिव, ठीक है। सेकेंड, आप इस वाले पार्ट के अंदर देखें, ये जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं इनकी डिग्रेडेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक पाथवे सा बनाया हुआ है जिसके अंदर यू कैन सी के ओरल रूट है जिसके थ्रू हमारे पास डिग्रेडेशन के लिए प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। इस पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू के जो प्रोटीन हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो उनकी जो हम इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल द प्रोटीन डाइट, उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। एक चीज आपने याद रखनी है, जो प्रोटीन्स हैं दे आर हाईली कम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये ना सिर्फ के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लार्ज होती हैं बल्कि दे आर वेरी कम्प्लेक्स एज वेल, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है ये इसको नॉर्मली डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। मतलब इसकी जो डाइजेशन है वो हमारे स्टमक से, हमारे ईसोफेगस से, स्टमक से, इसके अलावा हमारे जो लिवर है और पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो हमारा जो स्टमक है ये मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब pH डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, उनको रिलीज करता है। एंड दीज एंजाइम्स आर देन एबल टू कन्वर्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, जिनके अंदर मोनोपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड्स वगैरह हो जाएंगी, ओलिगोपेप्टाइड्स हो जाएंगी, इनको ब्रेक करता है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो हमारे जो पेंक्रियाज रिलीज करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती हैं। ये तमाम जो हैं ये समझ लें कि हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं जो कि यहाँ पे जैसे कि पेप्सिन लिखा हुआ है, इसके अलावा ट्रिप्सिन लिखा हुआ है। ये तमाम क्या करते हैं कि इनको इवेंचुअली तोड़ के कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉल अमाइनो एसिड्स, और ये स्मॉल जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो सी है उसके अंदर ब्रेकेज होने के बाद दे एंटर इनटू द पोर्टल सिस्टम। आपको पता है कि जो हमारा पोर्टल सिस्टम है जिसके अंदर हेपाटिक पोर्टल वेन है, ये तमाम इन फ्री अमाइनो एसिड्स को हमारे लिवर के पास लेके जाती है, और उसके बाद हमारा यूरिया साइकिल और बाकी तमाम प्रोसेस हमारे पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये होते हैं। अच्छा, बहुत सी हमने डिजीज देखी होंगी जिसके अंदर हमारी जो हेपाटिक पोर्टल वेन है, फॉर एग्जांपल जो हेपेटाइटिस सी है या लिवर कैंसर है या लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं, जो डिजीजेस हैं, दे आर ये डायरेक्टली हमारी पोर्टल वेन को इफेक्ट करते हैं। और अगर हमारी पोर्टल वेन डैमेज हो जाए या इसके अंदर कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हमारी जितनी भी डाइट है उससे जो एनर्जी है उसको लिवर तक पहुंचने के लिए, जितनी भी डाइट के कंटेंट्स हैं उनको लिवर तक पहुंचने के लिए उसको हेपाटिक पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम के अंदर जाना होता है, ठीक है। सो इट इज वेरी हमारी जो लाइफ जो सी है ना वो डिपेंड करती है हमारी पोर्टल सिस्टम की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम डाइटरी प्रोटीन की डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हम स्टमक के ऊपर आते हैं। स्टमक के अंदर यू सी के यहाँ पर डाइटरी प्रोटीन्स है, नीचे मैंने पेप्सिन लिखा हुआ है और साथ में पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स इस फिगर के अंदर लिखे हुए। स्टमक के अंदर यू नो कि हमारा जो पीएच है, पीएच जो स्टमक है इट्स वेरी लो। कितना होता है? अगर हम प्रोटीन डाइट लें तो वैसे तो नॉर्मली ये 2-3 तक होता है, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दें तो क्या होता है कि इसका पीएच मजीद कम हो सकता है। लेकिन यू नो कि हमने जब प्रोटीन की सीक्वेंसिंग वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसके अलावा हमने प्रोटीन्स के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से हम इसको ट्रीट कर रहे थे। रिजल्ट के अंदर हमारी जो पॉलीपेप्टाइड थी ये ओलिगोपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स और इसके अंदर चेंज हो गई थी। तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन्स को ये हमारा जो पीएच है, जो 2 से 3 का पीएच है, दिस इज लाइक हम कह सकते हैं कि ये पीएच जो है ये इनफ नहीं होता। ये पीएच जो है ये सिर्फ 2 काम करता है, या तो हमारी फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करता है, दूसरा
प्रोटीन्स को डीनेचर करता है। मतलब ये कि उनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब एक टर्शरी या क्वार्टरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये करके एक सिंगल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर चेंज कर सकता है। इसके अलावा इसका तीसरा फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन के हमारे पास डिग्रेडेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं या वहां पर जो रिलीज होते हैं, उनकी इनएक्टिव फॉर्म को उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, लेकिन इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है ये जितने भी एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म होती है बेटा, उसको जाइमोजेन भी कहा जाता है या प्रो एंजाइम भी इनको हम कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एसिडिक पीएच है, इसके 3 काम हो गए। पहला, ये बैक्टीरिया को खत्म करेगा। दूसरा, प्रोटीन को डीनेचर करेगा, डिग्रेड नहीं कर रहा, डीनेचर कर रहा है। मतलब ये कि उनका जो 3D उनकी फॉर्म थी ना, उसको एक स्ट्रेट चेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और थर्ड क्या करेगा कि ये उसके नंबर जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स थी ना, उनको खत्म कर देगा। थर्ड काम क्या करेगा कि जितने भी हाइड्रोलाइटिक हमारे पास एंजाइम्स है, जिनको हम एंडोपेप्टाइडेजेस भी कहते हैं, इन तमाम एंजाइम्स को इनकी इनएक्टिव फॉर्म, जिस फॉर्म में ये रिलीज होते हैं, मतलब ये कि जाइमोजेन वाली जो फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। मतलब पेप्सिनोजेन जो कि एक जाइमोजेन है, इसको एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर दिस इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो सी हमारे पास ये लॉन्ग चेन्स है, इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स को डिग्रेड कर सकता है, लेकिन ज्यादातर अमाइनो एसिड्स को ये इससे सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को। एक तो इनको इनकी जो इनके बीच में जो अल्फा हीलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स थी, उनको खोल देगा, मतलब इसको डीनेचर कर देगा। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनको ये रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद हमारी ये जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी आल्सो हैव एंजाइम्स, और वो एंजाइम, पेप्सिन तो चलता रहता है हमारे सिस्टम के साथ, इसके अंदर और एंजाइम्स हैं जो कि ऐड होते हैं। यहाँ पर ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं जी, हमारे पास पेंक्रियाज है एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, जिसके ऊपर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये वो तमाम एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं। एंड दीज एंजाइम्स, जिसके अंदर सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन, ये तमाम भी जाइमोजेन या प्रो एंजाइम की फॉर्म के अंदर या इनएक्टिव एंजाइम की फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं। और उसके बाद ये ना सिर्फ ये कि ये एंजाइम रिलीज होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे अपने कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, बल्कि ये नए एंजाइम की सिंथेसिस को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और इन एंजाइम के पास कुछ खास एक्टिविटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल, जो आर चेन जो उनके साथ पाई जाती है ना, उसके साथ स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल लिखी हुई है कि ट्रिप्सिन जो मॉलिक्यूल होता है, जो ट्रिप्सिन का हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है, ये सिर्फ तब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगी जब इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये आर्जिनिन या लाइसिन मॉलिक्यूल ने दिया हो। ठीक है, या फिर जो हमारे पास पेप्सिन है, ये जो सा है ये इसकी भी मुख्तलिफ स्पेसिफिसिटी है कि मतलब ये डिफरेंट मुख्तलिफ उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा जिसके अंदर डोनर भी स्पेसिफिक होगा, और इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है जो कि दूसरा अमाइनो एसिड जिसने अमाइनो टर्मिनल दिया हुआ है, उसके अंदर भी खास स्पेसिफिसिटी को ये शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे जाइमोजेंस हैं, मतलब ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इनकी रिलीज और न्यू की सिंथेसिस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर ये भी डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द एंजाइम्स। ओके, इसके अलावा वी हैव, इस आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारे पास आता है तो यहाँ पर भी वी हैव एंजाइम्स जो कि मतलब एक तो ट्रिप्सिन की बात की थी, ये भी पीछे से भी आ रहा। इसके अलावा हमारे पास जो पेप्सिन था वो भी पीछे से आ रहा था। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट एंजाइम जो कि हमारी जो यू कैन से कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है उससे रिलीज होते हैं। ठीक है, और इन एंजाइम्स को, पहले वाले थे उनको हम एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं, इनको एंटीरोपेप्टाइडेज कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारी इंटेस्टाइन है ये इसको रिलीज कर रही है। ठीक है, और ये भी एंजाइम्स क्या करते हैं, एक एंजाइम एक्टिवेशन की कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं, जिसके रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू सिंथेसाइज मोर एंजाइम, जो कि दिस इज एबल टू लाइक हमारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करके ये इनको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अगर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो रिजल्ट में क्या होगा कि जितनी भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होंगी वो क्या होंगी कि वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली मतलब फेजेस की फॉर्म के अंदर दे गेट रिलीज्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो वी हैव
दिस, ये हमारे पास यू कैन सी ये ट्रिप्सिन है, एंटीरोपेप्टाइडेज है, एंड ट्रिप्सिनोजिन से ये एक्टिवेट हो रहा है। ये हमारे पास ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर वी हैव ये वो कैस्केड है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, जो कि एक्टिवेट हो जाती है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिवेशन ऑफ वन सिंगल, एक सिंगल जो हमारे पास एंजाइम है उसकी एक्टिविटी से। ये समझने के ये जो पीछे से पेप्सिन आ रहा था, ट्रिप्सिन आ रहा था, ये बाकी तमाम जो हमारे एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी के लिए इनकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ये तमाम एंजाइम जब इसके ऊपर काम करते हैं तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, इसके अंदर पेप्टाइड्स, लॉन्ग पेप्टाइड्स जो हैं वो ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो हमारे पास जो पिछले पेप्टाइड थे, फॉर एग्जांपल पेप्सिन था या फिर यहाँ पर ट्रिप्सिन था, दे आर एंडोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइड्स वो होते हैं जो कि हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसके यू कैन से के उसके कॉर्नर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोटीन की चेन है, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, ये इसका एन टर्मिनल है, ये हमारे पास का सी टर्मिनल है। वो एंजाइम जो कि इसको मिडिल से ब्रेक करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तोड़े, यहाँ पे ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, जो कि इसको मिडल से तोड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड एंडोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एंजाइम थे जो स्टमक के अंदर थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे, और आई मीन पेंक्रियास से रिलीज हुए थे जिसके अंदर पेप्सिन था और उसके अंदर हमारे पास ट्रिप्सिन था, दीज आर एंडोपेप्टाइडेजेस। आप देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग हमारे पास चेन है, उसके अंदर दिस इज ब्रेकिंग विद इन द बॉन्ड। ठीक है, ये बीच में ये फाइमोट्रिप्सिन फॉर एग्जांपल वी हैव एलास्टेज है या ट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको बीच में से तोड़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन के छोटे फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। अब ये जो छोटे फ्रैगमेंट्स हमारे पास बने हैं, इनका ये एक एन टर्मिनल है, एक इनका सी टर्मिनल है। उसके बाद इन स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव एंजाइम व्हिच मेक अ ब्रेक ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड एट द टर्मिनल। या तो एन टर्मिनल के ऊपर ब्रेक करना शुरू करेगा, मतलब एक अमाइनो एसिड को रिलीज करेगा एट अ टाइम। ठीक है, या फिर वो सी टर्मिनल के ऊपर करेगा, एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को रिलीज करेगा फ्रॉम दी आइदर फ्रॉम दी एन एंड या फिर फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक सी एंड से या फिर एन टर्मिनल से इसको रिलीज, दीज आर कॉल्ड एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, इनको हम एक्सोपेप्टाइड, एक्सो मतलब कॉर्नर्स के ऊपर, एंडो मतलब मिडल के अंदर। सो दीज एंजाइम दे हैव दिस एबिलिटी, जो इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल स्टेप्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर एक्सोपेप्टाइडेजेस जो कि रिलीज करते हैं। ओके, अब इसकी ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पास जब हमारी ये इंडिविजुअल ओलिगोपेप्टाइड्स पहुंचती हैं और एक्सोपेप्टाइडेजेस इनको वन बाय वन इनमें से अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी समझ लेके ब्रेकडाउन जो है वो कर देते हैं, तो रिजल्ट में वी आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, फ्री अमाइनो एसिड्स। राइट, अब ये जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, इनको क्या होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर आई मीन चार्ज इंड्यूस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो पाए जाएं। इस वजह से वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिनके थ्रू हमारे ये अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द स्पाइनल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू बी फाइनली अपलोडेड इनटू द पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल वेन में जाने के लिए। ये आयन लिंक्ड होते हैं, या तो ये सोडियम आयन लिंक्ड या फिर ये पोटाशियम आयन, या फिर वी कैन से प्रोटॉन लिंक भी कह सकते हैं, इनको हम सोडियम लिंक भी कह सकते हैं, पोटाशियम लिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लिंक्ड पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू दीज स्मॉल पेप्टाइड्स आफ्टर बीइंग हाइड्रोलाइज्ड दे एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से दे गो इनटू द पोर्टल सिस्टम। जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके अंदर ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं, ये ब्रेक हो गए, and then we have individual amino acids. These amino acids they are pushed into the portal system. ठीक है, हमारा portal system के अंदर जाएंगे और इस portal system से they enter into the liver, और liver के अंदर आगे जाके इनकी metabolism start होगी, and then they will be either put into what, या तो यूरिया की फॉर्म के अंदर they will be released directly from our system, या फिर ये यूरिया साइकिल के अंदर चले जाएंगे, or they will be added to the amino acid pool, which was very low as compared to the total protein content of our system. Okay, I think this is the last slide. Yes, this was the last slide.
ठीक है जी। जी, दिस वाज अबाउट, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों का सिर्फ प्रोटीन की डिग्रेडेशन और किस तरह इनके हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में से किस तरह इनकी मूवमेंट होती है एंड हाउ दे रीच लिवर के पास ये पहुंच गए। लिवर के अंदर अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होनी है विच वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक, right? So if you have any question related to this slideshow, you can ask me. Do you have any question? No मैम। ये तुम लोग मेरी जब क्लास चल रही तो सो तो नहीं जाते सारे? सच बताओ मुझे। नहीं मैम नो मैम, जाग रहे हैं अभी तक। जाग रहे हो तो यार फिर बीच में कोई सवाल किया करो ना निम्रा। सारा कहाँ पे है? सारा खान वो आज नहीं आई? सारा खान की अटेंडेंस लगी हुई है। सारा सारा सो रही है, पक्का सो रही है सारा। तो बेटे ओके, एनीवे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को दोबारा देखना है। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी टीम्स के ऊपर थोड़ी देर में। आप लोगों ने इस लेक्चर को दोबारा देखना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं यही समझूंगी कि आपने ये आपको बिल्कुल, ये वैसे तो जनरल बातें थी, ये आपको सब समझ आ गया है। और अगर समझ आ गया तो फिर वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड टू द लिवर, एंड देन हम इसके अंदर जो नाइट्रोजन हमारे पास अमाइनो ग्रुप एसिड्स की, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि हमारे डिग्रेडेशन के अंदर जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है ये रिमूव होता है, और ये रिमूव होने के बाद इसकी जो मतलब जो रिमूवल है इसको ट्रांसएमिनेशन कहते हैं या डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन के बाद हम जो हमारे पास पीछे स्केलेटन रह जाता है, कार्बन का अल्फा कीटो एसिड रह जाता है, और ये अमाइनो ग्रुप इन दोनों की आगे क्या फेट्स होती हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा नॉर्मल एक लिवर की एक्टिविटी के लिए बेटे टेस्ट किया जाता है, ALT का और AST का टेस्ट किया जाता है, जो कि अगर ज्यादा आ जाए तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी ये हमें लिवर की क्या बीमारी हो गई है। HCV वगैरह के अंदर जब लिवर की एक्टिविटी खराब होती है ना, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं जो कि जिनका लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। वैसे तो इनका लेवल लो ही रहता है लेकिन इंक्रीज हो जाता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मेलिटी इन द लिवर, राइट? तो हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द, जब हम ट्रांसएमिनेशन वगैरह को पढ़ेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू यूरिया साइकिल। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर आई थिंक 19 है या 18 है, ये आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 18 है या 19 है इन लिपिनकॉट। और वहीं से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक सम मटेरियल फ्रॉम स्टायर, और जो मैं वहां से पार्ट लूंगी मैं उसकी फिगर यहाँ पे लगाऊंगी, सो यू कैन फॉलो दैट इन दैट बुक। ओके, और उस चैप्टर को भी मैं अपलोड कर दूंगी। मैम अटेंडेंस लिखनी पड़ेगी या आप कॉल करती हैं अटेंडेंस? बेटे अटेंडेंस तो मैं सबकी लगा देती हूँ, यू नो उसामा। ओके मैम। उसामा तुम्हारी मैंने मामा से बात करनी है, क्लास के अंदर सिर्फ ये अटेंडेंस का सवाल करता है और कोई सवाल नहीं करता है। उसामा तुम पे नजर है मेरी, अच्छे दिए तुमने मम्मा को। अच्छे लिए वैसे हैं। मैम नंबर इतने अच्छे दिए, मम्मा को बुला ही नहीं सकता मैं यहाँ। नहीं, मैंने तुम्हारी मामा को बुला लेना ऑनलाइन और उनसे मैंने फिर बात करनी है डायरेक्टली। उसामा जो इंसान, उसको सिर्फ हाजिरी की फिक्र है, उसको क्लास की फिक्र नहीं। बेटे आप लोगों के बायोकेम के जो पेपर थे वो बहुत खराब थे, मेजॉरिटी जो उनसे वो फेल थी, लेकिन ये कि मैंने कुछ ना कुछ उसके अंदर उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट के अंदर मैं नहीं करूंगी और आपका ओवरऑल पूरा ग्रेड हर चीज खराब हो जाएगी उससे, ठीक है? सो प्लीज अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। कम नंबर है बेटे आप लोगों ने पेपर में कुछ किया ही नहीं है, पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। नो मैम, आप पेपर बहुत मुश्किल बनाती हैं। यार तुम लोग किसी से भी खुश नहीं हो, है? बहुत मुश्किल।